नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का अजंता क्लासेस के यूट्यूब। दोस्तों, हम पढ़ रहे हैं भारत का इतिहास, विशेष रूप से जो स्कूल लेक्चरर का एग्जाम है उसके सब्जेक्ट के पेपर के हिसाब से हम भारतीय इतिहास पढ़ रहे हैं। और हमारी जो पिछली क्लास हुई थी उसमें भी मैंने आपको बताया था कि अगर आप फर्स्ट ग्रेड, सेकंड ग्रेड या जो एसएससी सीजीएल का पेपर है, आरएस का पेपर है, या अगर आप जो ग्रेजुएशन लेवल का सीटी की तैयारी कर रहे हैं, तब तो ये सीरीज आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण, बहुत उपयोगी सिद्ध होने वाली है। अन्यथा छोटे पेपर के लिए ये इतनी काम की नहीं है, क्योंकि हम बहुत ज्यादा डिटेल में और बहुत ज्यादा डीप में पढ़ने वाले हैं। क्योंकि हमारा जो मेन उद्देश्य है वो क्या है, स्कूल लेक्चरर का एग्जाम है, फर्स्ट ग्रेड का एग्जाम है। तो उसी के हिसाब से हम भारत का इतिहास पढ़ने वाले हैं। तो पिछली जो हमारी क्लास हुई थी, अगर आपने उस वीडियो को नहीं देखा है तो एक बार जरूर देख लेना। उसमें हमने ये समझने का प्रयत्न किया था कि इतिहास होता क्या है, इतिहास की परिभाषा क्या है, ये इतिहास शब्द कहां से आया है, इसका हमारे जीवन में महत्व क्या होता है, क्यों हम इतिहास पढ़ते हैं, ये सारी बातों को हमने पिछली क्लास में कर ली। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है सिंधु घाटी सभ्यता। तो आज की क्लास में हम डिटेल में सिंधु घाटी सभ्यता को पढ़ने वाले हैं। तो एक लंबे समय तक हम ये मानते चले आए थे कि भारत का इतिहास वैदिक सभ्यता से शुरू होता है। तो हमारा प्राचीनतम ज्ञात ग्रंथ है वो ऋग्वेद है। तो एक लंबे समय तक हम यही समझते रहे कि भारतीय इतिहास ऋग्वेद से ही शुरू होता है। लेकिन अब इतिहास व्यापक हो चुका है, विस्तृत हो चुका है। अब हमें यह ज्ञात हो चुका है कि वैदिक सभ्यता से पहले भी इस देश में कई सारी सभ्यताओं का उत्थान और पतन हो चुका है। अब तो स्थिति यहां तक पहुंच गई है कि आज से 50,000 वर्ष पूर्व तक के मानव कंकाल हमारे राजस्थान में ही भीलवाड़ा में एक सभ्यता रही है, बागोर की सभ्यता, से मिल चुके हैं। तो अब बात इतनी संकीर्ण नहीं रही है, बहुत व्यापक हो चुकी है। उसमें भी जब हम सिंधु घाटी सभ्यता की बात करते हैं, ये सभ्यता बड़ी ही विशिष्ट रही है। इतने आश्चर्य की बात है कि जिस समय दुनिया में लोग बर्बर जीवन जी रहे थे, ठीक से खाना खाना नहीं आ रहा था, उस वक्त हमारे भारत में एक बहुत ही सुव्यवस्थित, सुसभ्य और एक नगरीय सभ्यता का विकास हो चुका था और वो अपने चरम पर पहुंच चुकी थी। जितनी व्यवस्थित तरीके से इस सभ्यता के नगर बसे हुए हैं, उतने व्यवस्थित तरीके से नगर की स्थापना करना आज भी मुश्किल हो जाता है। जैसा हमारा जयपुर शहर है ग्रिड पद्धति में बसा हुआ, कुछ इस तरीके से हड़प्पा सभ्यता के नगर बसे हुए हैं। तो ये उस जमाने में एक आश्चर्य का विषय ही होना चाहिए। अब हमें हड़प्पा सभ्यता या सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में पढ़ना है। तो पहले तो मैं आपको बता दूं तो हम इस टॉपिक में, इस सीरीज में क्या क्या पढ़ने वाले हैं। तो देखो, सबसे पहले हमें यह जानना है कि हड़प्पा सभ्यता या सिंधु घाटी सभ्यता की खोज कैसे हुई, किसने की। यह हमारा पहला टॉपिक होता है। सबसे पहले इसकी खोज के बारे में समझेंगे, उसके बाद में इसका जो नामकरण है, कुछ लोग इसको सिंधु घाटी सभ्यता कह रहे हैं, कुछ लोग इसको हड़प्पा सभ्यता कह रहे हैं, कुछ लोग इसको सिंधु सरस्वती सभ्यता कह रहे हैं, अलग अलग नाम दे रहे हैं। तो कौन क्या नाम दे रहा है और क्यों दे रहा है, उसको समझने का प्रयत्न करेंगे। इसके बाद हम देखेंगे कि सिंधु घाटी सभ्यता का विस्तार कहां तक था, कहां से कहां तक यह सभ्यता फैली हुई थी। और उसके बाद इस सभ्यता का कालखंड क्या है, किस कालखंड में इस सभ्यता का विकास हुआ था, किस कालखंड में इस सभ्यता अपने चरमोत्कर्ष पर थी। इन चीजों को समझने का प्रयत्न करेंगे। इसके बाद हमें देखना है कि सिंधु घाटी सभ्यता का उद्भव कैसे हुआ, किसने इस सभ्यता को स्थापित किया, वो कौन लोग थे, ये समझने का प्रयत्न करेंगे। आगे जाकर सिंधु घाटी सभ्यता की जो सबसे बड़ी विशेषता है, वो इसकी विशेषता ये एक नगरीय सभ्यता थी और बहुत ही जबरदस्त तरीके से बसी हुई सभ्यता थी। तो इसके नगर नियोजन कैसा था, किस प्रकार से नगर का नियोजन किया जाता था, ये चीजें समझने का प्रयत्न करेंगे। फिर हम सिंधु घाटी सभ्यता में कौन सा धर्म था, लोग किसकी उपासना करते थे, पूजा पाठ करते थे या नहीं करते थे, पूजा पाठ करते थे तो उनका कैसा सिस्टम था, किस तरीके से करते थे, वो प्रकृति पूजक थे, देवताओं में विश्वास करते थे। इन चीजों को समझने का प्रयत्न करेंगे। फिर सिंधु घाटी सभ्यता की राजनीतिक जीवन कैसा था। देखो, हम आज भी ये नहीं कह सकते हैं कि सिंधु घाटी सभ्यता में राजा था या नहीं था, ये निर्धारित करना आज भी बड़ा मुश्किल है। लेकिन इतना बात तय है कि कोई ना कोई प्रशासनिक राजनीतिक व्यवस्था जरूर थी, क्योंकि जितनी व्यवस्थित तरीके से यह सभ्यता बसी हुई है, जितनी सुसंस्कृत यह सभ्यता है, उतनी व्यवस्थित सभ्यता बिना किसी प्रशासनिक इकाई के पॉसिबल नहीं है। आज इतनी सारी सरकारें, इतने सारे नियम, इतने सारे कानून, उसके बावजूद भी हम 15 लाख 20 लाख का मकान बना देते हैं, लेकिन 1500 2000 रुपए खर्च करके व्यवस्थित नाली नहीं बनाते हैं। वो तो हम क्या करेंगे, रात को उठेंगे, सड़क को बीच में से काटेंगे और सामने वाले प्लॉट में अपना मकान का पानी छोड़ेंगे।
लेकिन इस सभ्यता में ऐसा नहीं होता था। बहुत ही सुव्यवस्थित नालियां, इतनी साफ सफाई का ध्यान रखना, इतनी चौड़ी सड़कें, तो ये मान के चलिए कि कोई ना कोई प्रशासनिक इकाई और बहुत ही मजबूत इकाई रही होगी, अन्यथा इतना कुछ व्यवस्थित रूप से होना संभव नहीं है। तो कैसा राजनीतिक जीवन था, कैसे शासन प्रशासन चलता होगा, वो समझने का प्रयत्न करेंगे। फिर हम सिंधु घाटी सभ्यता के सामाजिक जीवन को समझेंगे कि उस समय लोग कैसे होते थे, कैसे कपड़े पहनते थे, उनका खान पान क्या था, वो मनोरंजन के साधन क्या क्या प्रयोग करते थे, ये सारी चीजें हम सामाजिक जीवन में समझने का प्रयत्न करेंगे। फिर सिंधु घाटी सभ्यता के आर्थिक जीवन को समझेंगे हम कि क्या खेती करते थे या व्यापार से होता था, तो व्यापार कहां तक होता था, किन किन चीजों का व्यापार होता था, ये सारी आर्थिक क्रियाओं को हम समझने का प्रयत्न। फिर अंत में जाकर हम क्या पढ़ेंगे, सिंधु घाटी सभ्यता के जो प्रमुख प्रमुख स्थल है, कहां से क्या मिला है, उसकी खोज किसने की है, कब की है, वो सभ्यता कहां पर है, वर्तमान में कहां पर है ना, वहां से क्या क्या प्रमुख प्रमुख वस्तुएं मिली है, ये सारी, जैसे हड़प्पा है, मोहनजोदड़ो है, कालीबंगा है, ये सिंधु घाटी सभ्यता के जो जितने भी प्रमुख प्रमुख केंद्र है, हम उन सभी को समझने का प्रयत्न करेंगे। और अंत में जाकर हम पढ़ेंगे कि सिंधु घाटी सभ्यता जो इतनी विकसित और इतनी सुव्यवस्थित सभ्यता थी, इस सभ्यता का पतन कैसे हुआ, ये सभ्यता समाप्त कैसे हुई, उसके कारणों को लेकर विद्वानों ने क्या क्या तर्क दिए हैं और किस आधार पर दिए हैं। अंत में हम सिंधु घाटी सभ्यता के पतन के कारणों पर चर्चा करेंगे। तो इस प्रकार से एक सीरीज के रूप में हम पूरी सिंधु घाटी सभ्यता को समझने का प्रयत्न करेंगे। तो सबसे पहला ही पहला हमारा टॉपिक क्या है कि सिंधु घाटी सभ्यता की खोज किसने की, सिंधु घाटी सभ्यता की खोज कैसे हुई, ये समझने का प्रयत्न करेंगे। तो सिंधु घाटी सभ्यता की खोज एक कोई एक दिन का या 2 दिन का काम नहीं मित्रों, लगभग लगभग 100 साल लगे हैं, लगभग लगभग 100 साल लगे हैं, तब जाकर 100 साल इस सभ्यता पर काम हुआ है, तब जाकर हम सिंधु घाटी सभ्यता को खोज पाए। तो कैसे खोज हुई, इसकी भी एक बड़ी ही इंटरेस्टिंग कहानी है इस सभ्यता की खोज को लेकर। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि सिंधु घाटी सभ्यता की खोज कैसे हुई। तो एक महापुरुष का नाम ध्यान रखेंगे हम सिंधु घाटी सभ्यता खोज में, चार्ल्स मैसन। ये नाम लगभग लगभग सभी को पता होता है जो इतिहास के विद्यार्थी हैं। चार्ल्स मैसन नाम के एक व्यक्ति को ध्यान रखना है आपको। ये तो सभी को पता है कि चार्ल्स मैसन नाम का व्यक्ति जो सबसे पहले हड़प्पा नगर तक पहुंचा था, लेकिन चार्ल्स मैसन ये इसका वास्तविक नाम नहीं है। चार्ल्स मैसन का भी वास्तविक नाम जेम्स लुइस था मित्रों, ये बहुत कम लोग जानते हैं। वास्तविक नाम जेम्स लुइस था, ये बात ध्यान रहे मित्रों। जेम्स लुइस का जन्म 16 फरवरी 1800 में हुआ था। कहां पर, तो इसका जन्म हुआ था लंदन में, जेम्स लुइस का। और ये ईस्ट इंडिया कंपनी में एक सैनिक था। सैनिक क्या था, भगोड़ा था, है ना, इसने सेना की नौकरी छोड़ दी थी, लेकिन इसका इतिहास में बड़ी रुचि थी, पुरानी चीजों को जानने में बड़ी रुचि थी। तो जेम्स मैसन जो भारत आया था एक ईस्ट इंडिया कंपनी में सैनिक के तौर पर, और बाद में इसने सेना की नौकरी छोड़ दी थी, एक भगुड़ा था और इसको सेना से बाहर निकाल दिया गया था, और बाद में इसके साथ में वापस इसको दंड दिया जाना था। तो फिर इसने एक समझौता किया था ईस्ट इंडिया कंपनी के साथ कि मैं आपको कुछ गुप्त सूचनाएं उपलब्ध करवाता रहूंगा, बदले में मुझे दंड ना दिया जाए। तो उसी के तहत गुप्त सूचनाएं एकत्रित करने के लिए ही इसको पंजाब प्रांत भेजा गया था। उस समय इसकी इस बात को लेकर बड़ी रुचि थी। मुख्यतः इसका जो रुचि का विषय था वो था सिकंदर, अलेक्जेंडर सिकंदर। इस सिकंदर का बड़ा फैन था और इसने ये सुन रखा था, जान रखा था कि सिकंदर इस तरफ आया था। ये उसी कालखंड में ये खोजने में लगा हुआ था कि सिकंदर किस रास्ते से भारत में आया था और कहां पर उसने कहां कहां युद्ध किए थे, इस पर इसकी बड़ी रुचि थी। तो ये जो चार्ल्स मैसन, ये तो इसका क्या नाम था, कूट नाम था, क्यों, चूंकि ये क्या था, एक गुप्तचर था। वास्तविक नाम तो इसका क्या था, जेम्स लुइस। ये इसका कूट नाम है, ध्यान रखना, कोड नेम है चार्ल्स मैसन। ये 1826 में कहां पहुंचता है, जहां पर आज का हड़प्पा है वहां पहुंचता है। ये जो हड़प्पा नाम का टीला है, एक टीले के पास पहुंचता है और यहां पर ये निष्कर्ष कर निकालता है तो हो ना हो जो सिकंदर और पोरस के बीच में युद्ध हुआ था वो यहीं कहीं हुआ होगा, है ना। अब ये बात हमें कैसे पता चली कि चार्ल्स मैसन यहां पर पहुंचा था, उसने ये बताया कि यहीं पर सिकंदर और पोरस के बीच में युद्ध हुआ था। तो मैं आपको बता दूं कि चार्ल्स मैसन रिटायरमेंट के बाद 1842 में 1842 में
1842 में इसने एक पुस्तक लिखी थी, नैरेटिव ऑफ जर्नीज। ये चार्ल्स मैसन की पुस्तक का नाम है, नैरेटिव ऑफ जर्नीज। ये पुस्तक कब लिखी गई थी? 1842 में। और इसमें चार्ल्स मैसन ने ही ये बताने का प्रयत्न किया कि मैं 1826 में यहां पर एक टीले को खोजा था और इसी ने यह बताया था कि यहीं पर सिकंदर और पोरस के बीच में युद्ध हुआ होगा। ये चार्ल्स मैसन का एक अनुमान था। तो यहां से हमारा फैक्ट क्या निकल के आया कि सबसे पहले हड़प्पा के टीले के पास पहुंचने वाला व्यक्ति कौन था? तो वो व्यक्ति का नाम था चार्ल्स मैसन। सबसे पहले हड़प्पा के टीले तक पहुंचने वाला व्यक्ति था चार्ल्स मैसन। उसके बाद 1850 में 1850 में हड़प्पा पहुंचा था अलेक्जेंडर कनिंघम। अलेक्जेंडर कनिंघम। तो कनिंघम कौन थे? मैं आपको बता दूं, ये एक इंजीनियर थे ना, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी में एक सैन्य अभियंता थे, सैन्य इंजीनियर थे, सैन्य इंजीनियर। इन्होंने भी 1850 के आसपास में क्या किया था? यहां का दौरा किया था। उसके बाद 1856 में एक बड़ी घटना हो जाती है, 1856। 1856 में क्या होता है कि यहां पर रेल लाइन बिछाई जा रही थी। कहां से कहां तक? जो कराची से जो लाहौर के बीच में जो रेल लाइन बिछाई जा रही थी, उस समय यहां पर दो भाई पहुंच गए थे जिनको ब्रंटन बंधु कहते हैं। ये नाम सभी जानते हैं, ब्रंटन बंधु, है ना? जेम्स ब्रंटन और विलियम ब्रंटन। विलियम ब्रंटन। अब जब रेल लाइन बिछाई जा रही थी तो रेल की पटरियां जब बिछाई जाती है ना, वहां पर हम आज भी देखते हैं पटरियों को संयुक्त करने के लिए ऐसे हम लकड़ी के या सीमेंट के पाटे लगे होते हैं। तो जब यहां पर ये सीमेंट के पाटे कम पड़ गए, तब इन लोगों ने क्या किया? जो हड़प्पा का टीला है, यहां से ईंटें निकाल ली और यहां पर लगा दी थी। तो उस समय यह हड़प्पा नगर वास्तव में उजागर हुआ कि यहां पर कोई ना कोई सभ्यता तो रही है, कोई ना कोई नगर रहा है। लेकिन फिर भी किसी ने इस ओर बहुत ज्यादा ध्यान नहीं दिया था। 1872 में, 1872 में एक बार फिर कनिंघम ने यहां का दौरा किया था। फिर एक बार किसका दौरा हुआ? कनिंघम का दौरा हुआ। और उस समय भारतीय पुरातत्व संरक्षण विभाग की स्थापना हो चुकी थी। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग। और इसके पहले अध्यक्ष ही कौन थे? कनिंघम ही थे। इन्होंने 1872 में यहां का दौरा किया और यहां पर कुछ वस्तुएं खोज भी निकाली थी, है ना? जो बिना कुबड़ वाला बैल है, सबसे पहले यहां पर कनिंघम ने ही खोजा था। लेकिन कनिंघम की नई जगह खोजने में रुचि थोड़ी कम थी। वो जो पहले से ज्ञात जगह हैं, उन्हीं के ऊपर क्या करता था? रिसर्च करता था। तो कनिंघम ने बहुत ज्यादा ध्यान दिया नहीं। फाइनली 1921 में भारतीय पुरातात्विक विभाग के अध्यक्ष बने सर जॉन मार्शल। सर जॉन मार्शल। इनको बड़ी रुचि थी पुरानी पुरानी जगह खोजने की, तो इन्होंने काम सौंपा दयाराम साहनी को। दयाराम साहनी। और दयाराम साहनी ने 1921 में हड़प्पा नगर की खोज की थी। हड़प्पा नगर की खोज की थी। तो इस प्रकार से हम देखते हैं कि हड़प्पा सभ्यता की खोज का प्रोसेस कहां से शुरू हो गया? चार्ल्स मैसन से 1826 में, और अंत में जाकर व्यवस्थित रूप से हड़प्पा नगर खोजा गया। तो कब खोजा गया? 1921 में। लगभग 100 साल का एक लंबा टाइम पीरियड है। सबसे पहले यहां पहुंचने वाले कौन थे? वो थे चार्ल्स मैसन। उसके बाद में यहां पर वापस काम किया था ब्रंटन बंधुओं ने। ब्रंटन बंधुओं के बाद कनिंघम। कनिंघम के बाद सर जॉन मार्शल के निर्देशन में और नेतृत्व में यहां पर काम शुरू किया था दयाराम साहनी ने। दयाराम साहनी ने स्पष्ट रूप से हड़प्पा नगर की खोज की थी 1921। इस प्रकार से एक लगभग 100 साल के टाइम पीरियड के बाद जाकर हमें क्या मिलता है? हड़प्पा नगर स्पष्ट रूप से मिलता है।
तो हड़प्पा नगर की खोज को लेकर यहाँ पर हमारे अच्छे खासे प्रश्न बन सकते हैं कि हड़प्पा के टीले तक पहुंचने वाला पहला व्यक्ति कौन था? चार्ल्स मैसन, जिसका वास्तविक नाम था जेम्स लुइस। चार्ल्स मैसन क्या नाम था इसका? एक कोड नेम था। ये कहाँ का रहने वाला था? लंदन का रहने वाला था और एक सैनिक था जो भगोड़ा कहा जा सकता है, सेना से निकाल दिया गया था इसको, और इसी ने सबसे पहले इस टीले की खोज की थी। उसके बाद हमने बात की कनिंघम ने 1950 में यहाँ का दौरा किया था, लेकिन कोई खास रुचि नहीं दिखाई। 1872 में फिर से एक बार कनिंघम यहाँ पर गए थे। 1850 के बाद दूसरी बार 1872 में गए कनिंघम, लेकिन उस वक्त भी इन्होंने कुछ चीजें खोजी, लेकिन बहुत ज्यादा रुचि नहीं ली। अंत में जाकर इस विषय पर रुचि को किसने ली थी? सर जॉन मार्शल ने। और जो पहला ही पहला हड़प्पा सभ्यता का स्थल खोजा गया वो हड़प्पा नगर था, या सिंधु घाटी सभ्यता का जो पहला ही पहला स्थल खोजा गया उसका नाम क्या है? हड़प्पा है। तो इस प्रकार से सिंधु घाटी सभ्यता की क्या होती है? खोज होती है। अगला जो हमारा टॉपिक था कि सिंधु घाटी सभ्यता का नामकरण कैसे हुआ, तो देखो अलग अलग विद्वानों ने इसका अलग अलग नाम दिया। सबसे पहला और सबसे चर्चित जो नाम है वो क्या है? सिंधु घाटी सभ्यता। तो इसका रीजन है मित्रों कि हमारा जो सिंधु घाटी सभ्यता या हड़प्पा सभ्यता है, इसका मुख्य विस्तार जो है, जो हमारे यहाँ से भारत में ऊपर से कश्मीर से एक नदी आती है, कौन सी नदी है? सिंधु नदी, जो अरब सागर में जाती है। और अधिकतर जो बस्तियां हैं हड़प्पा सभ्यता की वो इस नदी के आसपास है। कौन सी नदी के आसपास? सिंधु नदी के आसपास। तो इसी आधार पर ना सबसे पहले इसका नामकरण किया था सर जॉन मार्शल ने ही। सर जॉन मार्शल ने इसको क्या नाम दिया था? सिंधु घाटी सभ्यता नाम दिया था। लेकिन यहां पर एक बात ध्यान रखोगे मित्रों, सर जॉन मार्शल ने जिस वक्त, ये बहुत भले आदमी थे, बहुत क्लियर था इनका एजेंडा। सर जॉन मार्शल शायद ये जानते थे कि आज नहीं तो कल इस सभ्यता के और भी स्थल मिलेंगे जो इस नदी से दूर भी हो सकते हैं। तो इन्होंने उस वक्त भी ये स्टेटमेंट दे दिया था कि अगर भविष्य में सिंधु नदी से दूर भी अगर इसके स्थल मिलते हैं तो फिर इसको सिंधु घाटी सभ्यता ना कहकर भारतीय सभ्यता कह देना। भारतीय सभ्यता। तो सर जॉन मार्शल का एजेंडा एकदम क्लियर था। उनका कहना था कि अभी इसको सिंधु घाटी सभ्यता कहा जाए, जब तक इसके नगर जो है, स्थल जो है, वो कहां से मिल रहे हैं? सिंधु नदी के आसपास से मिल रहे हैं। लेकिन भविष्य में अगर इससे दूर भी हमें स्थल मिले तो फिर इस सभ्यता का नाम क्या रख देना? भारतीय सभ्यता रख देना। यह भी किसका कहना था? सर जॉन मार्शल का ही कहना था। उसके बाद में एक विद्वान हुए मार्टिमर व्हीलर। इनका क्या कहना है? इन्होंने इस सभ्यता को नाम सिंधु सभ्यता दिया, कारण वही कि सिंधु नदी के आसपास ही ज्यादा स्थल मिलते। एम.आर. मुगल ने इसको बृहत्तर सिंधु घाटी सभ्यता का, कारण क्या था कि बाद में हमें सिंधु घाटी या सिंधु नदी से दूर भी स्थल मिलने लगे। जैसे हमारे ठेठ गुजरात में लोथल है यार, अब आलमगीरपुर तो ठेठ उत्तर प्रदेश में पड़ता है, मेरठ के पास, तो बहुत दूर से भी हमें स्थल मिले। तो इन्होंने इसको क्या नाम दे दिया? बृहत्तर सिंधु सभ्यता नाम दे दिया। किसने दे दिया? एम.आर. मुगल ने, है ना। जब आप फर्स्ट ग्रेड के एग्जाम की तैयारी करते हो तो ये सारे नाम ध्यान रखने पड़ेंगे आपको। आवश्यक नहीं है कि इसका केवल ये प्रश्न पूछे कि सिंधु घाटी सभ्यता नाम किसने दिया। किसने सिंधु घाटी सभ्यता कहा, किसने सिंधु सभ्यता कहा, किसने बृहत सिंधु सभ्यता कहा, किसने सिंधु घाटी परंपरा कहा। तो जिम सेफर ने इसको क्या कहा था? सिंधु घाटी परंपरा कहा। और गार्डन चाइल्ड ने इसको प्रथम नगरीय सभ्यता कहा था, है ना। एक्चुअली इन्होंने एक शब्द दिया था नगरीय क्रांति। किसने? गार्डन चाइल्ड ने नगरीय क्रांति, ये शब्द का प्रयोग किया था। किसने? गार्डन चाइल्ड ने। और इन्होंने इसको नाम दिया था प्रथम नगरीय सभ्यता। लेकिन धीरे धीरे जब इस पर और ज्यादा विकास, विस्तार और खोज, अनुसंधान, शोध होने लगे, तब यह देखा गया कि इस सभ्यता का विकास केवल सिंधु नदी के आसपास नहीं है, बल्कि और एक नदी थी, प्राचीन नदी, वर्तमान में हम कहते हैं गग्गर नदी। वर्तमान में इस नदी का नाम क्या है? घग्गर नदी, या घग्गर को ही पाकिस्तान में कहते हैं हकारा नदी ना। और इसका प्राचीन नाम क्या है? प्राचीन नाम है सरस्वती नदी। सरस्वती नदी। तो जो अधिकतर जो स्थल मिले वो कहां पर मिले हैं? ये सिंधु और सरस्वती नदी के आसपास में मिले हैं। तो आधुनिक विद्वानों ने कहा कि नहीं, इसका नाम क्या कर देना चाहिए? इसका नाम सिंधु सरस्वती सभ्यता कर देना चाहिए। सिंधु सरस्वती सभ्यता। यह भी चर्चा का विषय रहा, लेकिन यहां पर भी संतुष्टि नहीं हुई। कारण क्या था कि क्या केवल इसके स्थल
सरस्वती नदी और सिंधु नदी के आसपास मिले हैं? नहीं, स्थल तो और भी मिले हैं और बहुत दूर दूर मिले हैं। जैसा मैंने आपको एग्जांपल दिया आलमगीरपुर का, वो ठेठ उत्तर प्रदेश मेरठ में है, जिसका सिंधु नदी से और सरस्वती नदी से कोई लेना देना ही नहीं है। तो ऐसी स्थिति में बहुत सारे विद्वानों ने कहा कि इसका नाम चेंज होना चाहिए। तो अब नाम क्या रखें? तो अधिकतर विद्वानों में एक मत हुई कि इसका नाम क्या रखो, हड़प्पा सभ्यता रखो। अब सवाल यह है कि हड़प्पा सभ्यता ही क्यों, जब नगर तो बहुत सारे मिले हैं, केवल हड़प्पा सभ्यता ही क्यों, है ना? कुछ विद्वानों ने तो इसको कांस्य युगीन सभ्यता कहा, तीसरी कांस्य युगीन सभ्यता, है ना? तो हड़प्पा सभ्यता ही क्यों, सवाल यह है। तो देखो, बहुत सिंपल सी थ्योरी होती है, जब किसी भी सभ्यता को हम खोज करते हैं तो जो पहला ही पहला नगर मिलता है उसके नाम पर उसका नाम रख दिया जाना चाहिए। ये ठीक वैसे ही है जैसे आज भी हम गांव में कई बार हम देखते हैं कि बच्चे की माता का नाम हम कैसे लेते हैं, गांव में आपने देखा होगा, है ना? तो एक व्यक्ति है, एक माता है, उसके 3 बेटे हैं, 3 में से सबसे बड़े बेटे का नाम है पिंटू। अब अन्य महिला इसको कैसे बुलाती है, पिंटू की मम्मी, है ना? अब बाद में बहुत सारे नाम हुए, भले ही किशोर हुआ, भले ही लो मैं हो गया, सुमेर हो गया, लेकिन सुमेर की मम्मी, किशोर की मम्मी कोई नहीं कहेगा, सब क्या कहेंगे, पिंटू की मम्मी, क्योंकि पहला बच्चा ये है, तो पिंटू नाम सभी के जुबान पर आ गया है, तो सभी लोग क्या कहेंगे, पिंटू की मम्मी। ठीक उसी प्रकार से हमारी जो सिंधु घाटी सभ्यता है, उसका जो पहला खोजा जाने वाला नगर कौन सा है, पहला खोजा जाने वाला नगर या स्थल कौन सा है, तो वो स्थल है हड़प्पा। तो इसको क्या कह देना चाहिए, हड़प्पा सभ्यता कह देना चाहिए। और इसी में विद्वानों में क्या हुई, एक मत हुई कि चूंकि पहला नगर कौन सा खोजा गया, हड़प्पा, इसलिए इसको क्या कह दिया जाए, हड़प्पा सभ्यता कह दिया जाए तो सबसे बेस्ट रहेगा। तो आज सभी विद्वानों में एक मत है कि इस सभ्यता का नाम क्या होना चाहिए, हड़प्पा सभ्यता। और हड़प्पा सभ्यता को ध्यान रखना, तृतीय कांस्य युगीन सभ्यता भी कहते हैं, तृतीय कांस्य युगीन सभ्यता, है ना? इस समय कांसे का प्रयोग होना शुरू हो गया था, तांबा और टिन को मिलाकर कांसा बनाना सीख चुके थे, तो इसको तृतीय कांस्य युगीन सभ्यता कहा। तो पहली 2 कौन सी, तो पहली 2 थी मित्रों, एक तो ध्यान रखना मिस्र और दूसरी थी वो थी मेसोपोटामिया, मिस्र और मेसोपोटामिया, ये पहली, ये दूसरी, और तृतीय कांस्य युगीन सभ्यता किसको कहा जाता है, हड़प्पा सभ्यता को भी कहा जाता है। तो देखो, हड़प्पा सभ्यता के नामकरण को लेकर एक लंबा विवाद चला, वाद विवाद चला, तर्क चला। हमें एग्जाम की दृष्टिकोण से इन सभी महापुरुषों का नाम ध्यान रखना है। ऐसा हो सकता है कि आपके एग्जाम में प्रश्न दे दे, है ना, कि मिलान कीजिए, असंगत छांटिए, तो एक तरफ इन महापुरुषों का नाम दे दिया, दूसरी तरफ ये नाम दे दिया और कहो मिलान करो या असंगत छांटो। इस प्रकार से भी आजकल प्रश्न बनते हैं। तो जब आप फर्स्ट ग्रेड का एग्जाम देते हैं तो इस प्रकार से प्रश्न बनने की संभावना रहती है, तो ये सारी बातें आपको ध्यान रखनी पड़ेगी। अच्छा, ये सारी की सारी मैं आपको पीडीएफ डाल देता हूं, वहां पर भी आप इसको पीडीएफ को भी डाउनलोड कर सकते हैं। कहां से करोगे, तो अजंता क्लासेस जोधपुर के नाम से टेलीग्राम चैनल बना हुआ है, वो टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लेना, वहां पर आपको ये पीडीएफ भी मिल जाएगी, वहां से आप इसको डाउनलोड भी कर सकते हैं। तो ये सारी बातें वहां पर आप वापस अपनी कॉपी में, नोटबुक में नोट्स बनाते रहिएगा साथ ही साथ में, क्योंकि हम बहुत डिटेल में पढ़ रहे हैं, सारी बातें एग्जाम में जो भी प्रश्न बन सकता है वो सारी चीजें हम पढ़ेंगे, कुछ भी छोड़ने वाले नहीं है। तो ये कंटेंट आपके एग्जाम की दृष्टि से बहुत उपयोगी सिद्ध होगा, यूं समझ लो कि इससे बाहर कुछ नहीं, हम उस लेवल पर काम करने का प्रयत्न करेंगे। तो ये नोट्स काफी इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। चलो बढ़े आगे। अगला जो हमारा मुद्दा है कि सिंधु घाटी सभ्यता का विस्तार क्या था, इसका आकार कैसा था, है ना? तो देखो, सिंधु घाटी सभ्यता का विस्तार अगर देखा जाए तो उत्तर में इसका जो केंद्र था वो था मांडा, उच्चतम बिंदु। मांडा कहां पड़ता है, जम्मू एंड कश्मीर में, है ना? और जो इसका दक्षिणतम बिंदु है वो यहां पर महाराष्ट्र में, गोदावरी नदी की एक सहायक नदी है प्रवरा नदी, है ना, वहां पर एक स्थल है दैमाबाद, दैमाबाद गोदावरी नदी के किनारे पर कौन सा स्थल है, दैमाबाद। और इसका जो पश्चिमी बिंदु है वो वर्तमान पाकिस्तान में है, सुतका गेंडोर। और इसका जो पूर्वी बिंदु है वो ये है आलमगीरपुर, हमारा उत्तर प्रदेश में, यूपी में, मेरठ के पास ना। अब इसके आकार को अगर हम देखें तो देखो किस प्रकार का आकार हो जाएगा, लगभग लगभग त्रिभुज बन गया, है ना? तो ये भी प्रश्न पूछ लिया जाता है कई बार, छोटे एग्जाम में पूछते हैं, एक्चुअली बड़े एग्जाम में तो आजकल नहीं पूछते हैं, कि सिंधु घाटी सभ्यता का आकार कैसा था।
तो इसका आकार कैसा था? त्रिभुजाकार था, है ना, एक त्रिभुज में बसी हुई है। हालांकि कुछ स्थल इसके बाहर भी हैं, जैसे आलमगीरपुर इससे थोड़ा बाहर ही है, लेकिन लगभग लगभग कैसा हो गया? त्रिभुजाकार हो गया। तो इसका आकार कैसा है, कहां तक विस्तार था इसका? त्रिभुजाकार में। उत्तर में इसका जो केंद्र है वो क्या है? मांडा, जो चिनाब नदी के किनारे पर। दक्षिण में इसका दायमाबाद प्रवरा नदी के किनारे पर, और पूर्व में आलमगीरपुर हिंडन नदी के किनारे पर उत्तर प्रदेश में, और पश्चिम में इसका जो पश्चिमतम बिंदु है वो है सुतका गंडोर दास्क नदी के किनारे पर। हम इसको और अधिक स्पष्ट समझ लेते हैं एक बार, फिर हम इसके एक एक स्थल एक एक नगर की तो बात करने ही वाले हैं। ठीक से समझने के लिए एक और डायग्राम देख लेते हैं हम। देखो, इसका जो उत्तरतम बिंदु है वो कौन सा है? वो है मांडा, जम्मू एंड कश्मीर में। और किस नदी के किनारे पर है? तो ये चिनाब नदी के किनारे पर है। जो इसका पूर्वी बिंदु है वो है आलमगीरपुर, कहां पर है? यूपी में, हिंडन नदी के किनारे पर। और जो इसका पश्चिमी बिंदु है वो है सुतका गंडोर, कौन सी नदी? दास्क नदी के किनारे पर। और जो दक्षिणतम बिंदु है दायमाबाद महाराष्ट्र, ये कौन सी? गोदावरी नदी की सहायक नदी है, प्रवरा नदी, है ना। अब देखो, इसका जो पश्चिम से पूर्वी विस्तार है ये लगभग लगभग 1600 किलोमीटर है मित्रों, और उत्तर से दक्षिण का जो विस्तार है वो लगभग लगभग 1400 किलोमीटर तक फैली हुई है। इसका कुल क्षेत्रफल 15 लाख वर्ग किलोमीटर है। कुल क्षेत्रफल कितना है? 15 लाख किलोमीटर में ये सभ्यता फैली हुई थी। और इस सारी सभ्यता में अब तक लगभग लगभग मित्रों 2800 स्थल खोजे जा चुके हैं, खोजे जा चुके हैं 2800 स्थल। हम अधिकतर महत्वपूर्ण महत्वपूर्ण स्थलों को तो हम सेपरेटली पढ़ेंगे भी, लेकिन अब तक कितने? लगभग लगभग 2800 स्थल खोजे जा चुके हैं सिंधु घाटी सभ्यता से संबंधित। तो एक बहुत ही विस्तृत और बहुत ही विकसित सभ्यता थी, बहुत बड़े एरिया में फैली हुई थी। तो ये भी आपका प्रश्न बनता है, इसका उत्तरतम बिंदु कौन सा है, दक्षिणतम बिंदु कौन सा है, पूर्वी बिंदु कौन सा है, पश्चिमी बिंदु कौन सा है, इसका विस्तार कहाँ है? तो इसका उत्तर से दक्षिण लगभग लगभग 1400 किलोमीटर और पूर्व से पश्चिम लगभग लगभग 1600 किलोमीटर तक फैली हुई है सभ्यता थी। कुल इसका क्षेत्रफल लगभग लगभग 15 लाख वर्ग किलोमीटर है, 15 लाख वर्ग किलोमीटर। आकृति कैसी है? त्रिभुजाकार है ना। तो इस प्रकार से हम देखते हैं कि सिंधु घाटी सभ्यता का विस्तार, इसका क्षेत्रफल काफी बड़ा रहा था। ठीक है, आगे हम बात करें मित्रों, तो अगला जो हमारा बिंदु है वो ये है कि सिंधु घाटी सभ्यता का कालखंड क्या रहा है। सिंधु घाटी सभ्यता के कालखंड को लेकर भी अलग अलग विद्वानों ने अलग अलग मत दिए हैं। सबसे पहले अगर मैं बात करूं तो जॉन मार्शल का कहना है कि इस सभ्यता का विकास 3250 ईसा पूर्व से 2750 ईसा पूर्व के बीच में रहा है, बिफोर क्राइस्ट, है ना। इसके बाद में मैके नामक एक विद्वान हुआ, उनका कहना है कि 2800 ईसा पूर्व से 2500 ईसा पूर्व के मध्य इस सभ्यता का विकास हो रहा होगा, विकसित रही होगी। माधव स्वरूप वत्स का कहना है कि 3500 ईसा पूर्व से 2700 ईसा पूर्व के मध्य यह सभ्यता रही है। व्हीलर साहब का कहना है कि 2500 ईसा पूर्व से 1500 ईसा पूर्व। और सबसे ठीक सटीक पहुंच रहे हैं, उनका नाम है सीजे गैड। ये थोड़ा सा ध्यान रखना, सीजे गैड ने जो सिंधु घाटी सभ्यता मेसोपोटामिया से जो मुहरें प्राप्त हुई है, मेसोपोटामिया से भी मिली है, सिंधु घाटी सभ्यता से तो मिली है, मेसोपोटामिया तक हमारा व्यापार था तो वहां से भी मिलनी स्वाभाविक। यहां से जो मुहरें प्राप्त हुई है, इन मुहरों का क्या किया इन्होंने? शोध किया है, अध्ययन किया है। और इसके आधार पर सीजे गैड ने जो काल बताया वो क्या बताया है? 2350 ईसा पूर्व से 1750 ईसा पूर्व। ये अलग अलग विद्वानों ने अलग अलग कालखंड बताया है। अब इनमें भी सबसे ज्यादा सटीक कौन सा है? तो एक विद्वान का नाम और हमें ध्यान रखना है, टीपी अग्रवाल। टीपी अग्रवाल, इन्होंने वैज्ञानिक पद्धति से जो भी हमें वहां पर अवशेष मिले हैं, जीवाश्म मिले हैं, उन जीवाश्म का कार्बन डेटिंग पद्धति से क्या किया? पता लगाने की कोशिश की। C14 करके एक विज्ञान की विधि होती है जिसमें कार्बन के आधार पर हर जीव में क्या होता है? कार्बन का अनुपात रहता है, और उसकी आयु की गणना किस विधि से की जाती है? कार्बन डेटिंग या C14 विधि से की जाती है। और इसके आधार पर इन्होंने इसका कालखंड क्या माना है? वो माना है 2300 ईसा पूर्व से 1750 ईसा पूर्व माना है। और वर्तमान में जितने भी कालखंड बताए गए हैं, जितने भी विद्वानों में बताए हैं, उन सभी में सबसे सटीक कौन सा है? यही वाला है, टीपी अग्रवाल वाला। कौन सा है? टीपी अग्रवाल वाला। ये सबसे ज्यादा सर्वाधिक मान्य है। तो क्या ये सारे विद्वानों ने जो बताया है वो ऐसा ही बता दिया है, क्या तुक्का मार दिया है? तो मित्रों ऐसा भी नहीं है। एक्चुअल में देखा जाए
तो हड़प्पा सभ्यता का विकास कोई एकाएक नहीं हुआ है, हम आगे बात करेंगे। तो हड़प्पा सभ्यता का विकास एकाएक इतने विशाल विशाल भवन और एकदम नगरीय सभ्यता नहीं है, इसका भी एक क्रमिक रूप से विकास हुआ है। तो एक्चुअल में देखा जाए तो हड़प्पा सभ्यता के 3 चरण है ना। एक तो हम कह सकते हैं पूर्व हड़प्पा, दूसरा हम कह सकते हैं विकसित हड़प्पा, ना, और तीसरा हम कह सकते हैं उत्तर हड़प्पा। ये 3 चरणों में इसका विकास और समापन हुआ है। तो स्वाभाविक सी बात है, तो जो इसका प्रारंभिक चरण रहा होगा वो ठीक है 3500 ईसा पूर्व से 2800 ईसा पूर्व के मध्य रहा है। उसके बाद का जो विकसित हड़प्पा सभ्यता का जो कालखंड है ये 1800 ईसा पूर्व अपने सॉरी 2800 ईसा पूर्व से 1800 ईसा पूर्व के बीच में रहा होगा। और जो उत्तर हड़प्पा का काल है ये 1800 ईसा पूर्व से 1300 ईसा पूर्व के बीच में रहा होगा। तो अलग अलग विद्वानों ने जो अलग अलग गणनाएं की है अपने अपने स्थान पर ठीक ही की है, क्योंकि इन्होंने जिस स्थल को खोजा जहां पर ये पहुंचे वहां पर ऐसे साक्ष्य मिले हैं, तो उसी आधार पर इन्होंने अपने अपने हिसाब से ठीक किया है। अब हमारे लिए क्वेश्चन बन जाता है, सीधा सीधा एक सिंपल सा प्रश्न आ जाता है, हड़प्पा सभ्यता का कालखंड क्या है। तो हम उत्तर क्या कर सकते हैं, डीपी अग्रवाल का जो मत है जो एक वैज्ञानिक पद्धति से निकाला गया है C14 विधि से, इस कालखंड को हम मान्य मानेंगे, इसी को सही उत्तर माना जाएगा। 2300 ईसा पूर्व से 1750 ईसा पूर्व के मध्य में हड़प्पा सभ्यता एक विकसित अवस्था में रही होगी, है ना। अब इसका अर्थ ये नहीं है कि इससे पहले नहीं रही होगी, या ये भी अर्थ नहीं होता है कि इसके बाद नहीं रही होगी। इसके पहले जो झाकर झूकर संस्कृति जिसको हम कहते हैं पाकिस्तान में बहुत से हिस्सों से है ना, आजकल कुछ लोग कह रहे हैं कि हड़प्पा नगरीय व्यवस्था थी, एकाएक नगर में नहीं आई है, पहले ये भी ग्रामीण में ही रही होगी। जैसे हम बीकानेर में बात करें तो एक सभ्यता है कालीबंगा सभ्यता, कालीबंगा सभ्यता हमारे हनुमानगढ़ में, लेकिन बीकानेर से अमलानंद घोष ने एक सभ्यता खोजी है सौथी, सौथी को अमलानंद घोष ने पूर्व कालीबंगा कहा। पहले कालीबंगा के लोग यहाँ रहते थे सौथी में, और यहां से फिर कहां चले गए कालीबंगा। अब कालीबंगा एक नगरीय सभ्यता है, लेकिन क्या सौथी भी एक नगरीय सभ्यता है, ये अभी भी सिद्ध नहीं कर पाए हम। तो इसी प्रकार से जो हड़प्पा मोहनजोदड़ो जैसे बड़े बड़े नगर हुए हैं ये एकाएक नहीं हुए हैं, पहले वहां पर आसपास में और भी ऐसी बस्तियां मिली है जिनको जाकर जुकर बस्तियां कहा जाता है, ये ग्रामीण है। यहां से इन लोगों का बाद में विस्तार हुआ है, बाद में विकास हुआ, ये वहां से बाद में पलायन करके वहां गए, है ना। तो अपने अपने स्थान पर सभी विद्वान सही ही अनुमान लगा रहे हैं। क्लियर, चलो। तो हमारे ये सभी विद्वानों ने किन्होंने कौन सा कालखंड बताया है, थोड़ा हमको ये भी ध्यान रखना पड़ सकता, क्योंकि सीधा प्रश्न बन जाता है तो सर जॉन मार्शल के अनुसार सिंधु घाटी सभ्यता का कालखंड क्या है, तो आपके पास उत्तर होना चाहिए कि 3250 ईसा पूर्व से 2750 ईसा पूर्व के मध्य। या सभी विद्वानों का नाम दे दे, एक तरफ इस प्रकार के कालखंड रख दे और कह दे मिलान करो, है ना। डीपी अग्रवाल का पूछा जा सकता है, इन्होंने बहुत सटीक उत्तर दिया है, बहुत नजदीक उत्तर दिया है डीपी अग्रवाल ने, है ना। ये जो सीजे गैड है इनको भी पूछा जा सकता है, इन्होंने भी मुहरों का शोध करने के बाद काफी सटीक उत्तर दिया है 2350 ईसा पूर्व से 1750 ईसा पूर्व के मध्य, तो ये भी C14 विधि के बहुत ही नजदीक रहे हैं, इनका भी पूछा जा सकता है। चलो आगे बढ़े मित्रों, अगला जो है हमारा टॉपिक, सिंधु घाटी सभ्यता का उद्भव कैसे हुआ, विकास कैसे हुआ, किसने इसको विकसित किया। यह आज भी विद्वानों के सामने एक चुनौती है मित्रों, एक बहुत बड़ा प्रश्न है। कारण क्या है, सिंधु घाटी सभ्यता से जो मानव कंकाल मिले हैं वो सारे एक जैसे नहीं हैं, वो अलग अलग है ना। यहां से देखो आदिम मानव के अवशेष मिले, यहां से आग्नेय मानव के अवशेष मिले, यहां से भूमध्य सागरीय मानवीय अवशेष मिले हैं, सबसे ज्यादा तो यही है। भूमध्य सागरीय, है ना, तो इसमें भी सबसे ज्यादा कौन से रहे, भूमध्य सागरीय। इसके अलावा यहाँ पर मंगोलियन भी मानव अवशेष मिले हैं, मंगोलियन, और अल्पाइन मानव अवशेष भी मिले हैं। तो ऐसे में ये डिसाइड करना मुश्किल हो चुका है कि हड़प्पा सभ्यता या सिंधु घाटी सभ्यता को विकसित किसने किया, किसने इस सभ्यता को बसाया।
ये एक बहुत बड़ा प्रश्न है, बहुत बड़ी चुनौती है। तो फिर अलग अलग विद्वानों ने अलग अलग थ्योरी दी है। कुछ विद्वानों ने कहा कि इसको विदेशियों ने आकर बसाया, विदेशी उत्पत्ति। तो जो हमारे विदेशी महापुरुष है इतिहास के, उन्होंने विदेशी बताया है, जैसे सर जॉन मार्शल साहब है ना, मार्टिमर व्हीलर है ना। ये ऐसे विद्वान हैं जो मानते हैं कि जो मेसोपोटामिया के लोग थे वो बाद में यहां आकर बस गए और उन्होंने इस सभ्यता को विकसित किया। लेकिन क्या ये ठीक है? ठीक है, मेसोपोटामिया के लोगों का यहाँ पर अवशेष मिलता है, लेकिन यहाँ पर वो लोग आए, ये कहना ठीक नहीं है, क्योंकि सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों का व्यापार मेसोपोटामिया तक था। वहां के लोग यहाँ आते थे, यहाँ के लोग वहां जाते थे, तो स्वाभाविक रूप से उन मानवों के अवशेष यहाँ पर मिलेंगे। इसका अर्थ ये नहीं हो जाता है कि उन्होंने ही इस सभ्यता को विकसित किया, है ना। भूमध्य सागरीय मानवों के अवशेष मिले हैं, है ना, तो ये मिलना स्वाभाविक है। मंगोलियन मानव सभ्यता के अवशेष मिले हैं, मिलना स्वाभाविक है। वहां के लोग यहाँ आते थे, बड़े पैमाने पर व्यापार होता था, तो ये क्या स्वाभाविक नहीं है कि वहां के लोग यहाँ आए, यहाँ बस गए, यहाँ बिजनेस करने लगे, काम करने लगे, यहाँ मर गए? स्वाभाविक है। तो इसमें कौन सी बड़ी बात है? लेकिन इसके आधार पर यह कह देना कि इन्होंने इस सभ्यता को विकसित किया था, ये थोड़ा सा ठीक नहीं है। तो इसमें एक और सिद्धांत चलता है, वो होता है स्वदेशी उत्पत्ति। तो भारतीय लोगों ने ही इसको विकसित किया, और इसमें भी अलग अलग थ्योरी है, ए, बी और सी में बांट सकते हैं। एक विद्वानों का जो सिद्धांत है वो कहता है कि जो वैदिक आर्य थे उन्होंने इस सभ्यता को बसाया, जिसमें सबसे बड़ा नाम आता है बीबी लाल का। बीबी लाल, बीबी लाल का कहना है कि इस सभ्यता को वैदिक आर्यों ने ही विकसित किया। दूसरा एक सिद्धांत ये चलता है द्रविड़ भारतीय या अनार्य लोगों ने विकसित किया। बहुत सारे विद्वान इस मत को भी देते हैं। और एक सिद्धांत देता है, वो कहता है क्रमिक विकास, धीरे धीरे ये सभ्यता विकसित हुई है, एकाएक विकसित नहीं हुई है। अब जो बीबी लाल महोदय हैं वो कह रहे हैं कि इस सभ्यता को विकसित करने का श्रेय वैदिक आर्यों को ही दिया जाना चाहिए। किस आधार पर ना? तो बी लाल ना, इनके साथ में एक प्रोफेसर लक्ष्मण को भी हम शामिल कर सकते हैं, ये भी यही बात कह रहे हैं। क्या कह रहे हैं? कि वैदिक आर्यों ने इस सभ्यता को विकसित किया। किस आधार पर कही जा सकती है ये बात कि वैदिक आर्यों ने सिंधु घाटी सभ्यता को विकसित किया? तो वहां पर ऐसे बहुत सारे प्रमाण मिले हैं जिनका संबंध कहीं ना कहीं वैदिक आर्यों से, जैसे स्वास्तिक का चिन्ह मिलना, जैसे यज्ञ वेदियां मिलना, पूजा पाठ के जो परंपराएं मिली है, वो बहुत कुछ मिक्स कर जाता है वैदिक सभ्यता से, है ना। मोहनजोदड़ो से एक स्नानागार का मिलना, है ना। हम यहाँ पर आज भी धार्मिक अनुसंधान में जो जल स्रोत होते हैं उनको पवित्र मानते हैं, ये वैदिक सभ्यता में रहा है। हमने नदियों को पवित्र माना, झीलों को पवित्र माना, और इनके किनारे पर धार्मिक अनुष्ठान आज भी करते हैं, है ना। स्वास्तिक का चिन्ह सिंधु घाटी सभ्यता की बहुत बड़ी देन है, और वैदिक सभ्यता में और आज भी स्वास्तिक के चिन्ह को एक पवित्र चिन्ह के रूप में देखा जाता है ना। कालीबंगा से हम देखते हैं कि 7 यज्ञ वेदियां प्राप्त हुई है। यज्ञ अनुष्ठान सिंधु घाटी सभ्यता के लोग भी करते थे और वैदिक सभ्यता के लोग भी करते थे। तो ऐसे बहुत सारे, हम आगे जब पढ़ेंगे, जब धार्मिक पढ़ेंगे, सामाजिक व्यवस्थाएं पढ़ेंगे, तो बहुत सी ऐसी व्यवस्थाएं निकल के आगे लगी जब हमको लगेगा कि यार कहीं ना कहीं ये वैदिक सभ्यता के लोग और सिंधु घाटी सभ्यता के लोग एक ही तो नहीं है। लेकिन साथ ही साथ हमें यह भी नहीं भूलना चाहिए कि बहुत सारे ऐसे भी प्रमाण मिले हैं जो सिंधु घाटी सभ्यता के लोग और वैदिक सभ्यता के लोगों में मैच नहीं करता है। जैसे वैदिक सभ्यता के लोग लोहे से अच्छे खासे परिचित थे, बहुत बड़े पैमाने पर लोहे का प्रयोग होने लग गया था, लेकिन सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों ने लोहे का इतना बड़े पैमाने पर उपयोग नहीं किया था। ये यूं समझ लिया कि न के बराबर उनको जानकारी थी। आज तो हम ये नहीं कह सकते हैं कि जानकारी नहीं थी, जानकारी तो थी उनको, है ना। बहुत से ऐसे प्रमाण मिल चुके हैं, उससे पहले के भी मिल चुके हैं। अगर मैं राजस्थान की बात करूं तो रैंड एक ऐसी सभ्यता है जो सिंधु घाटी सभ्यता से पहले भी लोहे का प्रयोग करते थे। या भरतपुर में नोह एक नामक सभ्यता है, वहां पर लोहे का प्रयोग बहुत प्राचीन काल में होता था। तो हम ये नहीं कह सकते थे कि वो लोहे से बिल्कुल भी परिचित नहीं थे। इसी प्रकार से जो सिंधु घाटी सभ्यता के लोग हैं, ये घोड़ों का उपयोग नहीं करते थे, जबकि वैदिक सभ्यता के लोग घोड़ों का बड़े पैमाने पर उपयोग करते थे, है ना।
लेकिन यहां पर इस बात को भी ध्यान रखना है, यह कहना कतई ठीक नहीं होगा कि सिंधु घाटी सभ्यता के लोग घोड़े से परिचित ही नहीं थे। मैं फिर कह रहा हूं, ये लोग घोड़े से परिचित थे, है ना। अभी ऐसे प्रमाण बहुत से स्थानों से मिल चुके हैं, घोड़े की मिट्टी की बनी हुई मूर्तियां मिल चुकी है, तो ये सिद्ध करता है कि लोग घोड़े से परिचित थे, लेकिन इतने बड़े पैमाने पर घोड़े का उपयोग नहीं करते थे। तो ऐसे बहुत सारे प्रमाण है, हम आगे डिटेल में पढ़ेंगे कि सिंधु घाटी सभ्यता में और वैदिक सभ्यता में क्या अंतर है। सबसे बड़ा अंतर तो ये, वैदिक सभ्यता मात्र सत्ता, अपने सिंधु घाटी सभ्यता मात्र सत्तात्मक है, जबकि वैदिक सभ्यता पितृ सत्तात्मक है। वैदिक सभ्यता ग्रामीण है, जबकि सिंधु घाटी सभ्यता नगरीय है। तो ये थोड़ा कंफ्यूजन पैदा कर रहा है। तो जो बीवी लाल और लक्ष्मण, प्रोफेसर लक्ष्मण जी कह रहे हैं कि वैदिक आर्यों ने ही सिंधु घाटी सभ्यता को विकसित किया, तो हम पूरी तरह से भी इसको समर्थन नहीं दे सकते। ठीक है, कुछ बातें हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती है, निश्चित तौर पर कहना ठीक नहीं रहेगा। दूसरा जो सिद्धांत दिया गया है कि जो अनार्य लोग हैं उन्होंने इसको विकसित किया था, या द्रविड़ भारतीयों ने, तो उसमें सबसे बड़ा नाम आता है सुनीत कुमार चटर्जी। सुनीत कुमार चटर्जी, इसके साथ में आप रोमिला थापर का भी नाम ले सकते हैं। अब इनका कहना है कि इस सभ्यता का विकास किसने किया, द्रविड़ या अनार्य भारतीयों द्वारा, जिनको हम मूल निवासी कहते हैं, आदिम जनजातियां कहते हैं, कि उन्होंने इसको विकसित किया था। आर्य बाद में आए। लेकिन एक बात हमें यह समझ में नहीं आ रही है यहां पर, अगर अनार्य लोगों ने या द्रविड़ भारतीय लोगों ने इस सभ्यता को विकसित किया, तो जो सिंधु घाटी सभ्यता इतनी विकसित थी, इतनी डेवलप्ड थी, बाद में ये लोग पिछड़ कैसे गए? ये एक सवाल बहुत बड़ा है। ये कैसे पॉसिबल है कि पहले ये लोग विकसित थे और बाद में धीरे धीरे पिछड़ गए? और किसी को दबाकर भी आप इतना पीछे नहीं ले जा सकते हो। हाँ? पहले ये उत्तर भारत में रहते थे, बाद में ये दक्षिण भारत में चले गए और एकदम से पिछड़ गए, सब कुछ भूल गए, अपना सारा साइंस, सारी टेक्नोलॉजी भूल गए। पहले जहां पर ये बड़े बड़े भवनों में रहते थे, 2-2 मंजिल के, और अचानक से सीधे झोपड़े में ही आ गए। ये कैसे संभव है? तो अनार्य लोगों ने इसको विकसित किया, इस पर भी एक प्रश्न चिन्ह लग जाता है। नहीं, ये भी ठीक नहीं लग रहा। तो फिर अंत में जो एक सिद्धांत आता है कि इसका क्या हुआ है, क्रमिक विकास हुआ है ना। क्रमिक विकास, तो क्रमिक विकास का सिद्धांत कौन देते हैं? तो इसमें भी दो नाम बड़े ले सकते हैं। एक तो आप अमलानंद घोष, अमलानंद घोष, और इसके अलावा एक फेयर सर्विस। इनका कहना है कि सिंधु घाटी सभ्यता कोई एकाएक विकसित सभ्यता ही नहीं हुई है। ऐसा नहीं हुआ है कि रातों रात ही ये सीधे इतने विकसित हो गए और सीधे बड़े बड़े नगरों की स्थापना कर डाली। इनका धीरे धीरे क्या हुआ है, क्रमिक विकास हुआ है ना। तो हम देखते हैं कि पाकिस्तान में बहुत सारे ऐसे स्थल मिले हैं जो हड़प्पा सभ्यता या हड़प्पा सभ्यता के पहले के, पूर्व हड़प्पा सभ्यता के स्थल है, जिनको कहा जाता है झाकर झुकर संस्कृति। क्या कहते हैं? झाकर झुकर संस्कृति। और यहां से जो स्थल देखने को मिल रहे हैं वो कैसे हैं? ये ग्रामीण प्रकार के हैं। तो अमलानंद घोष का कहना है, फेरी क्रीन का कहना है कि ये जो ग्रामीण लोग थे, जो जाकर जुकर संस्कृति में रहते थे, इन्हीं लोगों ने बाद में धीरे धीरे एक लंबे समय में सीख कर, विकसित होकर, बाद में इन्होंने क्या किया है, हड़प्पा सभ्यता को स्थापित किया है। अमलानंद घोष का मैंने बढ़िया एग्जाम्पल दे दिया आपको कि एक सभ्यता है शौथी और एक सभ्यता है कालीबंगा। कालीबंगा वर्तमान हनुमानगढ़ जिले में है, राजस्थान के, और सौथी सभ्यता बीकानेर जिले में। अमलानंद घोष का कहना है कि कालीबंगा सभ्यता के लोग पहले सौथी में रहते थे। ये एक ग्रामीण सभ्यता थी, इतनी ज्यादा डेवलप सभ्यता नहीं थी, और यही लोगों ने बाद में किसको स्थापित किया है, कालीबंगा को स्थापित किया है। तो संपूर्ण जो हड़प्पा सभ्यता है उसका विकास कुछ इसी प्रकार से हुआ है, और उसका अंत भी उसी प्रकार से होता है कि वापस ये एकदम चरमोत्कर्ष काल में पहुंची गई, फिर धीरे धीरे इसका पतन होना शुरू हुआ और एक दिन क्या हो गई, समाप्त हो गई। समाप्त होने के पीछे भी बहुत सारे कारण हैं, हम अंत में पढ़ेंगे कि सिंधु घाटी सभ्यता का पतन कैसे हुआ। तो अलग अलग विद्वान
हम नाम बताएंगे आपको, कोई कहेगा बाढ़ की वजह से हो गया, कोई कहेंगे अकाल की वजह से हो गया, कोई कहेंगे आर्यों के आक्रमण की वजह से हो गया। तो अलग अलग विद्वान अलग अलग थ्योरी देते हैं। लेकिन ये तो निश्चित है कि किसी भी सभ्यता का, किसी भी संस्कृति का एक क्रमिक विकास होता है और अपने चरमोत्कर्ष पर पहुंचती है और बाद में धीरे धीरे वापस पतन होने लगता है। ये हर कालखंड में होता है, हर युग में होता है, इसमें कोई भी नई बात नहीं है। धीरे धीरे व्यक्ति विकसित होता है, एक दिन चरमोत्कर्ष पर पहुंच जाता है और उसके बाद में वापस उसका पतन होने लग जाता है। स्वाभाविक है, ऐसे ही होता है। ठीक, चलो। तो दोस्तों, आज हमने क्या क्या समझने का प्रयत्न किया सिंधु घाटी सभ्यता से, कि एक, सिंधु घाटी सभ्यता की खोज कैसे हुई, डिटेल में समझा आपने। दूसरा, सिंधु घाटी सभ्यता का नामकरण कैसे हुआ। फिर हमने सिंधु घाटी सभ्यता का विस्तार कहां से कहां तक था। फिर सिंधु घाटी सभ्यता का कालक्रम क्या था। और हमने देखा कि सिंधु घाटी सभ्यता का उद्भव और विकास कैसे हुआ। आगे हमें बात करनी है सिंधु घाटी सभ्यता के नगर नियोजन के बारे में, सिंधु घाटी सभ्यता के धर्म के बारे में, वहां के राजनीतिक जीवन के बारे में, सामाजिक जीवन और आर्थिक जीवन। फिर हम क्या पढ़ेंगे, सिंधु घाटी सभ्यता के एक एक प्रमुख प्रमुख स्थल को पढ़ेंगे, हड़प्पा है, मोहनजोदड़ो है, कहां से क्या मिला है ना। और अंत में हम पढ़ेंगे कि सिंधु घाटी सभ्यता का पतन कैसा हुआ। आशा करता हूं आज की क्लास आपको अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी है तो वीडियो को शेयर जरूर करें, अधिक से अधिक लोगों तक जरूर पहुंचाएं, ताकि मैं वापस आपके लिए और इस पर काम कर सकूं, मुझ में भी एनर्जी बनी रहे। दोस्तों, कल की क्लास में हम यह समझने का प्रयत्न करेंगे कि सिंधु घाटी सभ्यता का नगर नियोजन कैसा था, वहां का धार्मिक व्यवस्था कैसी थी, राजनीतिक व्यवस्था कैसी थी, इन सारी चीजों को समझने का प्रयत्न करेंगे। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।